जाते जाते व्लाड ड्रैकुला ने कुछ ऐसा कर दिया था जो शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला था ऑटोमन लोगों पर। सुल्तान महमद और उनकी फौज ने वलाहियन जाने वाले रास्ते पर जो कुछ भी देखा वो शायद भुला नहीं पाए होंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 24,000 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को जिंदा व्लाड ड्रैकुला ने भाले पर लटका दिया। इस मूवी की शुरुआत में साल 1461 में इस्तांबुल नाम की एक जगह दिखाई जाती है जो कि आज के वक्त में तुर्की में, और हमें एक राजा दिखाया जाता है जिसका नाम सुल्तान महमद होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सुल्तान महमद के नाम से पूरा यूरोप कांपता है और किसी भी यूरोप के राजा में इतना दम नहीं होता कि वो सुल्तान महमद से टकरा सके। तभी सुल्तान महमद के दरबार में कुछ जासूस आते हैं और ये बात बताते हैं कि यूरोपियन देश आपस में मिलकर वलाहिया के राजा व्लाड ड्रैकुला को ये बात मनवाना चाहते हैं कि वो सभी यूरोपियन देश व्लाड ड्रैकुला के साथ हैं। अगर व्लाड ड्रैकुला सुल्तान महमद से गद्दारी करेगा और सुल्तान महमद से जंग करेगा तो वो सभी यूरोपियन देश उसके साथ जंग के मैदान में व्लाड ड्रैकुला का साथ देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्लाड ड्रैकुला उस वक्त का सबसे खतरनाक राजा था। यूरोपियन देश उसे ड्रैकुला कहते थे, जिसका मतलब खून का प्यासा होता है। यूरोपियन देश व्लाड ड्रैकुला को अपने साथ इसलिए मिलाना चाहते थे क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि व्लाड ड्रैकुला सुल्तान महमद के साथ ही पला बढ़ा था, उसी के साथ उसने लड़ना सीखा था। व्लाड ड्रैकुला अच्छे से जानता था कि सुल्तान महमद की सेना कैसे लड़, इसीलिए यूरोपियन देश व्लाड ड्रैकुला को अपनी तरफ मिलाना चाहते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि व्लाड ड्रैकुला और उसका छोटा भाई जिसका नाम राडू होता है, वो दोनों सुल्तान महमद के साथ इसलिए पले बड़े थे क्योंकि व्लाड ड्रैकुला के पिता जो कि वलाहिया देश के राजा थे, उन्होंने सुल्तान महमद के पिता से ये एग्रीमेंट किया था कि वो हमेशा सुल्तान के वफादार रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटे व्लाड और राडू को सुल्तान महमद के पिता को सौंप दिया कि अगर ड्रैकुला के पिता ने गद्दारी की, मतलब अगर वलाहिया देश ने गद्दारी की, तो वलाहिया के राजा के दोनों बेटों को मार दिया जाए। व्लाड ड्रैकुला और उसका भाई राडू दोनों सुल्तान महमद के साथ रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद व्लाड ड्रैकुला और राडू के पिता ने सुल्तान से गद्दारी कर। इसका मतलब ये था कि वलाहिया देश ने सुल्तान से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ दिया था और इस एग्रीमेंट के मुताबिक व्लाड ड्रैकुला और उसके छोटे भाई दोनों को ही मार देना चाहिए। लेकिन सुल्तान उन्हें नहीं मारता है, बल्कि सुल्तान उन दोनों से पूछता है कि क्या तो दोनों मेरे बेटे महमद के वफादार रहोगे? तो व्लाड और उसका छोटा भाई राजी हो जाए। इसलिए व्लाड ड्रैकुला को महमद का वफादार रहना चाहिए था, लेकिन वो यूरोपियन देशों के साथ मिल जाता है और अपने पिता की तरह अपना एग्रीमेंट तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि व्लाड ड्रैकुला अपना वादा तोड़ता है, लेकिन उसका छोटा भाई राडू सुल्तान महमद का हमेशा वफादार रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें व्लाड ड्रैकुला का दरबार दिखाया जाता है, जहां पर उसने राजनीतिक विरोधियों को अपनी तरफ करने के लिए ईस्टर की दावत रखी थी। और वहां पर व्लाड ड्रैकुला कहता है कि यूरोपियन देश हमारे साथ हैं और अब से हम सुल्तान महमद को कोई भी टैक्स नहीं दे। इस पर व्लाड ड्रैकुला के दरबारी कहते हैं कि हमारा ज्यादातर कारोबार सुल्तान महमद के राज्य से है और सुल्तान महमद की सेना हमारी हिफाजत कर, इसलिए हम सुल्तान महमद से गद्दारी नहीं कर सकते। जिसके बाद व्लाड ड्रैकुला अपने सभी दरबारियों को अपने सैनिकों के द्वारा एक दर्दनाक मौत दे देता है, और ऐसी वैसी कोई साधारण मौत नहीं, इसमें नुकीली लोहे को इंसान के निचले हिस्से से ठोककर कंधी से बाहर निकाला जाता। और इसमें व्लाड ड्रैकुला इस तरह की दर्दनाक मौत देने का मतलब यही था कि व्लाड ड्रैकुला ये जता रहा था कि उसका मुल्क भले ही छोटा है लेकिन वो बहुत ही खूंखार राजा है। ये बात सुल्तान महमद तक भी पहुंच गई। ड्रैकुला उसके साथ पला बड़ा था, लेकिन अब वो सुल्तान महमद का वफादार नहीं रहा। ड्रैकुला इसलिए भी सुल्तान महमद से नफरत करता था क्योंकि ड्रैकुला का छोटा भाई राडू अभी भी सुल्तान का वफादार। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुल्तान महमद दिखाए जाते हैं जो कि तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर राडू आता है जो कि ड्रैकुला का छोटा भाई होता है। सुल्तान महमद राडू से कहते हैं कि अगर तुम वलाहिया की गद्दी पर बैठे होते तो आज हमारे खिलाफ कोई बगावत ना हो रही होती। फिर हमें ये पता चलता है कि व्लाड ड्रैकुला को हर साल सुल्तान महमद को 2000 सोने के सिक्के टैक्स के तौर पर देने होते थे। ये व्लाड ड्रैकुला की जिम्मेदारी, लेकिन व्लाड ड्रैकुला ने पिछले 5 साल से कोई भी टैक्स अदा नहीं किया, जिस पर सुल्तान महमद अपने कुछ खास आदमियों को वलाहिया भेजते हैं ये संदेश लेकर कि व्लाड ड्रैकुला 5 साल का बकाया टैक्स अदा करे। साथ में सुल्तान महमद व्लाड ड्रैकुला को तुर्की की खास मिठाई भी भिजवाते हैं, लेकिन व्लाड ड्रैकुला उन संदेश लाने वालों को ही जबरदस्ती कैद कर लेता है। अब तक व्लाड ड्रैकुला ने न सिर्फ टैक्स देने से मना कर दिया था, बल्कि ऑटोमन अंपायर के खास अधिकारियों
को जबरन धोखे से कैद भी कर लिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि व्लाड ड्रैकुला ओटोमन राज्य में घुसकर, मतलब सुल्तान महमद के राज्य में घुसकर मासूम औरतों, बच्चों, यहाँ तक बूढ़ों को भी जान से मार देता है। उसके बाद व्लाड ड्रैकुला सुल्तान महमद को एक खत भिजवाता है कि वो सुल्तान से जंग करने को तैयार है और वो सुल्तान को चुनौती देता है कि वो वलाहिया आए और टैक्स वसूल। ये एक खुली धमकी थी जो ऐसा इंसान दे रहा था जिसने कभी वादा किया था कि वो हमेशा सुल्तान का वफादार रहेगा, लेकिन व्लाड ड्रैकुला ने वफादारी के बजाय सीधे सीधे जंग की ही दावत दी। ऑटोमन एम्पायर में सुल्तान महमद, सेनापति महमूद पाशा राडू, जो कि व्लाड ड्रैकुला का छोटा भाई होता है, वो जंग के लिए रवाना हो। ये जंग आसान नहीं थी क्योंकि ये ऐसी जंग थी जहां आपको दुश्मन के इलाके में घुसना है, उसे ढूंढकर मारना है, क्योंकि व्लाड ड्रैकुला तब तक सामने की जंग नहीं लड़ सकता था जब तक उसे यूरोपियन आर्मी की मदद ना मिल जाए, क्योंकि उसकी आर्मी काफी छोटी होती है। इधर सुल्तान महमद अपनी आर्मी के साथ इस्तांबुल से निकल चुके थे व्लाड ड्रैकुला की गर्दन उड़ाने के लिए। सुल्तान महमद जब अपनी आर्मी के साथ वलाहिया की सीमा पर पहुंचते हैं तब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। वो चुनौती ये होती है कि उन्हें वलाहिया राज्य में जाने के लिए एक घने जंगल में डेन्यूब नदी को पार करना होता है। सुल्तान महमद की आर्मी काफी बड़ी होती है और तकरीबन 100 तोपें होती हैं, काफी सामान होता है जिसे नदी के एक पार से दूसरे पार ले जाना होता है। ये काम तब मुश्किल हो जाता है जब आपका दुश्मन हाथ लगाए बैठा हो और सारी बंदरगाहों को तबाह कर दिया हो, मतलब एक भी रास्ता ना छोड़ा हो नदी को पार। अब इस मुहिम में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर आप नदी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं ताजो सामान के साथ, तो आप काफी थक जाते हैं और लड़ने योग्य नहीं बचते। ऐसे में ऑटोमन आर्मी को एक नावल मिशन करना पड़ा जिसमें ऑटोमन फौजी को नावों से नदी के पार ले जाया जा सके। अब सुल्तान महमद को नदी पार करने का सही रास्ता खोजना था और वलाहिया की राजधानी में पहुंचने के लिए रास्ता तय करना था। सुल्तान महमद के फौजी यानी ऑटोमन फौजी धीरे धीरे नावों से नदी के उस पार जा रहे होते, तभी उन पर तोपों से व्लाड ड्रैकुला का हमला हो जाता है। काफी ऑटोमन फौजी मारे जाते, लेकिन फिर सुल्तान महमद नदी के इस पार से ही अपनी सेना के साथ तोपों की बारिश कर देते हैं, जिसके सामने व्लाड ड्रैकुला की तोपें दम तोड़ देती। इसी दौरान सुल्तान महमद का सेनापति महमूद पाशा अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर नदी के उस पार पहुंच जाता है, लेकिन जब ऑटोमन फौजी उस पार पहुंचते हैं तो उन पर वलाहियन फौजी एक जोरदार हमला करते हैं, लेकिन ऑटोमन सेनापति पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ते हैं और उन घात लगाए वलाहियन फौजियों को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है और उस पार एक ऑटोमन चौकी बना लेता है ताकि ऑटोमन टुकड़ियां आसानी से नदी पार कर सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वलाहियन फौजी सामने की जंग नहीं लड़ सकते थे, इसलिए सुबह तक जंग खत्म हो गई और डेन्यूब नदी को काफी मुश्किल के साथ सुल्तान महमद ने अपनी फौज के साथ पार कर लिया। लेकिन अभी भी सुल्तान महमद को वलाहिया की राजधानी में पहुंचना था ताकि वो राडू को, जो कि व्लाड ड्रैकुला का छोटा भाई था, उसे व्लाड ड्रैकुला की जगह वलाहियन गद्दी पर बिठा। इसलिए सुल्तान महमद अपने घायल फौजियों के साथ आगे बढ़ने लगे। मतलब घायल ऑटोमन फौजी रात और दिन राख और मिट्टी में आगे बढ़ते रहे, लेकिन व्लाड ड्रैकुला का कुछ भी नामो निशान नहीं था, जैसे व्लाड ड्रैकुला कहीं गायब ही हो गया था। कि व्लाड ड्रैकुला अपने ताकतवर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई से बच रहा था। व्लाड ड्रैकुला की फौज अपने ही राज्य के उन गांवों को जला रहे थे जिन पर से ऑटोमन फौजी आगे बढ़ रहे ताकि खाने पीने को कुछ भी ना मिले। व्लाड ड्रैकुला इतना जालिम था कि उसने अपने ही राज्य के गांवों को जबरदस्ती खाली करवा रहा था, फसलों को जला रहा था और पानी वाली जगहों में सुअरों को काट काट कर डाल रहा था ताकि ऑटोमन फौजें ना खाने खा सके वहां पर और ना ही पानी पी, जिससे ऑटोमन फौजें कमजोर पड़ जाए। ऑटोमन फौजें आगे बढ़ती रहती थी और जब कहीं पर डेरा डालती थी तो वहां पर व्लाड ड्रैकुला की फौजें हमला करके भाग जाती। ऑटोमन फौजी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर थी, ऑटोमन फौजियों को या तो मरना था उस तपती जमीन पर उस पर वो चल रहे थे, या फिर उन्हें जीतना था, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ रहे। इसी तरह ऑटोमन फौज को यानी सुल्तान महमद को वलाहिया पर हमला किए हुए 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक व्लाड ड्रैकुला पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि व्लाड ड्रैकुला की फौज, जिसे वलाहियन फौज भी कहते हैं, वो सिर्फ 1 से 2 मिनट का हमला करती थी, वो भी सिर्फ तीरों से, जिससे 50 वलाहियन फौजी 50 से ज्यादा ऑटोमन फौजियों को मार गिराते थे और फिर भाग जाते थे। फिर कुछ देर बाद हमला करते थे और फिर कुछ देर बाद भाग जाते थे। ऐसा करते करते उन्होंने बहुत से ऑटोमन फौजियों को मार गिराया था
और बहुत नुकसान कर दिया था। व्लाड ड्रैकुला सुल्तान महमद के साथ ही पला बढ़ा था, इसलिए वो हर एक रणनीति जानता था जो ऑटोमन आगे लेने वाले। अब रात हो गई होती है, ऑटोमन सुल्तान, ऑटोमन सेनापति और राडू एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तब राडू कहता है कि मेरा भाई कायरों की तरह लड़ रहा। इस पर सुल्तान महमद कहते हैं कि हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, इसलिए अब हमें व्लाड की तरह सोचना होगा। फिर ऑटोमन फौज घने जंगल में डेरा डालते हैं और सभी लोग आराम करने लगते हैं। तभी ऑटोमन पहरेदार देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग उनकी कैंप की तरफ आ रहे हैं जो कोढ़ नाम की बीमारी से पीड़ित होते हैं। उन सभी कोढ़ से पीड़ित लोगों को व्लाड ड्रैकुला ने जबरदस्ती भेजा था ताकि उनसे ऑटोमन फौज में कोढ़ नामक बीमारी फैल जाए। वो सभी कोढ़ से पीड़ित लोग सैकड़ों की तादाद में ऑटोमन कैंप पर हमला कर देते हैं। इसके बाद ऑटोमन पहरेदार सभी को खबरदार हो जाने की आवाज लगाते हैं और फिर उन कोढ़ से पीड़ित लोगों से लड़ते हैं। का बायोलॉजिकल हमला था व्लाड ड्रैकुला के द्वारा, जिसका मुकाबला सुल्तान महमद ने काफी सूझबूझ कर किया। सुल्तान महमद ने उन सभी कोढ़ से पीड़ित हमलावरों को सिर्फ तलवारों और तीर से मारने का हुक्म दिया और बाद में उन्हें जलाने का हुक्म दिया, वरना उनकी सेना में ही कोई बीमारी फैल जाती तो ये काफी तबाही मचा देती। अभी भी ऑटोमन फौज वलाहिया की राजधानी से 106 किलोमीटर दूर और व्लाड ड्रैकुला द्वारा बायोलॉजिकल हमले से फिलहाल ऑटोमन फौज धीरे बढ़ गई थी। सिर्फ 106 किलोमीटर दूर थी सुल्तान महमद की अजीमोशान फौज वलाहिया की राजधानी से। तो अगर व्लाड ड्रैकुला के लिए जल्द से जल्द यूरोपियन देशों की फौज नहीं आई तो यकीनी तौर पर व्लाड ड्रैकुला को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। अभी भी ऑटोमन फौज पर रात के अंधेरे में छोटे छोटे हमले जारी थे, लेकिन अब ऑटोमन फौज का एक्सपीरियंस बढ़ गया था इन हमलों को सहने का। इसलिए सुल्तान महमद ने ये हुक्म दिया कि अब कुछ लोग ही तंबू के बाहर पहरा देंगे, बाकी के लोग तंबू के अंदर रहेंगे, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो और व्लाड ड्रैकुला की फौज को आसानी से तीरों के जरिए मारा जाए। धीरे धीरे इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए ऑटोमन फौज वलाहिया की राजधानी टारगोविस्ते आखिरकार पहुंच ही गई और वहां पर ऑटोमन फौज व्लाड ड्रैकुला पर हमले के लिए तैयार। आने वाली अगली सुबह को ऑटोमन फौज व्लाड ड्रैकुला के किले में कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन ऑटोमन खेमे में मतलब ऑटोमन कैंपों में आधी रात को ही व्लाड ड्रैकुला हमला कर देता है। लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक हमलों में से एक हमला था जिसमें व्लाड ड्रैकुला की फौज ने मतलब वलाहियन फौज ने ऑटोमन की वर्दी पहन रखी। इसी वजह से रात के अंधेरे में ऑटोमन फौज आपस में ही लड़ जाती, क्योंकि ऑटोमन फौज ये समझ ही नहीं पाती कि कौन वलाहियन फौजी है और कौन ऑटोमन फौजी है, क्योंकि वलाहियन फौजों ने ऑटोमन कैंप पर चारों तरफ से हमला कर दिया था। ये वाकई में व्लाड ड्रैकुला का कहर था, क्योंकि आपको रात के अंधेरे में सबसे पहले पहचानना होता कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके दुश्मन। ये वलाहियन फौज द्वारा आखिरी और बदहवास कोशिश थी कि ऑटोमन फौजों को रोक सके वलाहियन राजधानी को जीतने से। इसमें जीतने के चांसेस भी थे, क्योंकि वलाहियन फौजी बस तीर चला रहे कैंपों में, क्योंकि उन वलाहियन फौजियों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह ऑटोमन कैंप में गड़बड़ी करना और उलझन फैलाना था। इसकी वजह से काफी सारे ऑटोमन फौजी मारे जा रहे। ऑटोमन फौजी हौसला हार रहे थे, तभी सुल्तान महमद ऑटोमन फौज की एक खास टुकड़ी को कैंप के अंदर से बुलाते हैं, जिन्हें जानिसारी फौजी कहते हैं। ये जानिसारी फौजी एक टुकड़ी में एक साथ हमला करते हैं एक तरफ और इससे उन वलाहियन फौजियों को आसानी से मार गिरा। इससे पता चलता है कि सुल्तान महमद को इसका अंदाजा था कि रात में कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए सुल्तान महमद ने जानिसारी फौज की एक टुकड़ी को कैंप के अंदर रखा और जरूरत पड़ने पर ही बुलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि व्लाड ड्रैकुला और सुल्तान महमद की आपस में इसी जंग के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें व्लाड ड्रैकुला मारा ही जाने वाला होता है। तभी तोप का एक गोला उन्हीं दोनों के पास आ गिरता है, जिससे दोनों लोग घायल हो जाते हैं। फिर व्लाड ड्रैकुला अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से भाग निकलता है। ये हमला 17 जून को सूरज डूबने के 3 घंटे बाद शुरू हुआ था और अगली सुबह 4 बजे खत्म हुआ। इस 5 घंटे की लड़ाई में तकरीबन 20,000 फौजी मारे। व्लाड ड्रैकुला के इस अचानक हमले ने ऑटोमन फौज को कमजोर कर दिया था, लेकिन व्लाड ड्रैकुला सुल्तान को नहीं मार पाया। इससे ये पता चलता है कि व्लाड ड्रैकुला की ये रणनीति थी कि डायरेक्ट राजा को मार दो, उसके बाद बड़ी फौज कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ये रणनीति फेल। व्लाड ड्रैकुला को उसकी फौज के साथ सुल्तान महमद ने कैंप से बाहर खदेड़ दिया। वलाहिया की राजधानी टारगोविस्ते से लगभग 13 किलोमीटर दूर व्लाड ड्रैकुला को हरा दिया गया था और अब ऑटोमन फौज सुल्तान महमद के साथ टारगोविस्ते, जो कि वलाहिया की राजधानी थी, वहां के लिए रवाना हुए। टारगोविस्ते एक किले जैसा था जो कि जमीन से काफी ऊपर एक पथरीली जगह में बसा हुआ था। वहां पर पहुंचने पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि व्लाड ड्रैकुला अपनी
हार की खबर यूरोपियन देशों को देकर कहीं पर जाकर छुप गया। जाते जाते व्लाड ड्रैकुला ने कुछ ऐसा कर दिया था जो शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला था ऑटोमन लोगों पर। सुल्तान महमद और उनकी फौज ने वलाहियन जाने वाले रास्ते पर जो कुछ भी देखा वो शायद भुला नहीं पाए होंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 24,000 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को जिंदा व्लाड ड्रैकुला ने भाले पर लटका दिया था। इसके बाद सुल्तान महमद उन सभी को बाइज्जत दफनाने का हुक्म देते हैं और इस घटना के 2 हफ्ते बाद व्लाड ड्रैकुला के छोटे भाई राडू को वलाहिया का नया राजा बना और सुल्तान महमद अपने 2000 फौजियों को वही वलाहिया में राडू के पास छोड़कर वापस इस्तांबुल आ जाते हैं। लेकिन आने वाले 450 सालों तक वलाहिया ऑटोमन हुकूमत की जागीर बना रहा।